गद्दारी और बगावत के बहुत सारे मामलात सामने आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के साथ जिस तरह हुआ है, जिस तरह ममता बनर्जी के अपनों ने उनको धोखा दिया है, गद्दारी की है, बगावत की है, उसने सबको हैरान कर दिया है। ममता बनर्जी पहले वेस्ट बंगाल में चुनाव हार जाती है, उसके बाद सीएम के ओहदा पर वो फायज नहीं रह पाती है, फिर वेस्ट बंगाल में उनके एमएलएज ने उनसे बगावत की और उनको अपना नेता मानने से इनकार कर दिया, और अब लोकसभा के एमपीज ने भी ममता बनर्जी को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है, एनडीए को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। अब मामला सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि वेस्ट बंगाल में उनके 80 में से 58 एमएलएज ने बगावत की है और नेता मानने से इनकार कर दिया है, और उनके 28 में से 20 एमपीज ने बगावत करके उनको लीडर मानने से इनकार कर दिया है, या वो बीजेपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, बल्कि सब मिलकर अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर कब्जा कर रहे हैं। टीएमसी पर अब ममता बनर्जी का कंट्रोल रहेगा, ये कहना मुश्किल हो गया है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की फाउंडर ममता बनर्जी है, उन्होंने खून पसीना लगाकर इस पार्टी को बनाया, सजाया, संवारा, इक़्तिदार तक पहुंचाया, लाखों लोगों को जोड़ा, बेशुमार लोगों को उन्होंने ओहदा तक पहुंचाया, लेकिन अब वो टीएमसी ममता बनर्जी की नहीं रह पाएगी। जिन लोगों को उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया था, वही लोग अब ममता बनर्जी की पार्टी पर अपना कब्जा करने जा रहे हैं, और ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हैरत की बात यह है कि 8 जून को जब दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ममता बनर्जी भी वहां पर मौजूद थी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे, और ममता बनर्जी फैसला कर रही थी सोनिया गांधी के बगल में बैठ कर के कैसे इंडिया अलायंस को मजबूत करना है, कैसे बीजेपी से हार का बदला लेना है, कैसे वेस्ट बंगाल की सियासत में दोबारा वापसी करनी है। उसी तरफ उनके करीबी लोग, उनकी पार्टी के अफराद बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, वो बगावत की प्लानिंग कर रहे थे, वो पूरा मनसूबा बना रहे थे कि हमें कैसे टीएमसी पर कब्जा करना है और ममता बनर्जी से इस पार्टी को छीन लेना है। जो अंजाम शिवसेना का हुआ, जो अंजाम एनसीपी का हुआ, वही अंजाम अब टीएमसी का भी हो रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिल्ला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद है, मिल्ला टाइम्स को एक मजबूत मीडिया हाउस के तौर पर आप देखना चाहते हैं, तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 2 दिन से मैं अपील कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 300 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। हमें 10,000 तक इस नंबर को पहुंचाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कमेंट में भी लिंक मौजूद है, यहाँ पर एक QR कोड भी मौजूद है। तो जिस तरह आप चाहें हमारी मेंबरशिप लीजिए। ज़्यादा नहीं, मतलब अगर आप 299 की मेंबरशिप नहीं ले सकते तो कम से कम 99 रुपए की जो मेंबरशिप है वही लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए। और आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। 4 मई को जब वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आया, नतीजा आया, तो ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में सिर्फ 80 सीटों पर जीत मिल सकी और बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत हासिल कर लिया। आसानी के साथ बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, रिजल्ट आ जाने के बाद के चुनाव में धांधली हुई है, एसआईआर के जरिए पहले वोट काटा गया, उसके बाद हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया, उसके बाद सीआरपीएफ के जरिए आर्मी की सर्विस लेकर बीजेपी ने चुनाव के मैंडेट को बदलने की कोशिश की, फिर काउंटिंग के दौरान धांधली की गई और इस तरह जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आ सका। हमारे वर्करों पर हमला हुआ, ये ममता बनर्जी ने दावा किया, इल्ज़ाम लगाया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, मैं हारी नहीं हूं बल्कि जीती हुई हूं और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। एक अखलाकी तौर पर जिम्मेदारी होती है हारने के बाद रिज़ाइन देना। ममता बनर्जी ने रिज़ाइन नहीं दिया, गवर्नर ने उनको डिसमिस कर दिया। जिन लोगों को जीत मिली थी उनको दावत दी सरकार बनाने की गवर्नर ने, और उन्होंने सरकार बना भी लिया, सीएम बन गए, सब कुछ हो गया, यानी बीजेपी की सरकार बनी, शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद टीएमसी के वर्करों पर हमला होता रहा। टीएमसी ने लगातार मुलाकात करने की अपने वर्करों से कोशिश भी की। पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी पर भी हमला हुआ था और कहा जा रहा है कि हमला जानलेवा था। अब जो कहानी में ट्विस्ट आया वो 30 मई को
30 मई को ममता बनर्जी ने अपने घर पर अपने तमाम 80 एमएलएज की बैठक बुलाई, मीटिंग तलब की, लेकिन 80 एमएलएज में से 60 एमएलएज ममता बनर्जी के उनके घर पर होने वाली मीटिंग में नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी ने 30 मई को जो मीटिंग बुलाई थी अपने घर पर, उसका कई एजेंडा था, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन को तय करना कि कौन वेस्ट बंगाल की असेंबली में टीएमसी का लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। दूसरा एजेंडा था हार की वजह को जानना, जायजा लेना। तीसरा एजेंडा था कि कैसे पार्टी को मजबूत बनाना है। तो इन तमाम एजेंडा को सामने रखते हुए ममता बनर्जी ने 30 मई को अपने घर पर मीटिंग बुलाई, लेकिन उनके 80 एमएलएज में से 60 नहीं पहुंचे, सिर्फ 20 पहुंचे, बकिया दूसरे नेता वहां मौजूद थे। उसके बाद कहानी में दूसरा ट्विस्ट आता है। 5 जून को ममता बनर्जी ने नहीं सोचा था कि मामला यहां तक पहुंच गया है। 5 जून को ममता बनर्जी के बागी एमएलएज ने असेंबली के स्पीकर को एक लेटर लिखा और मुतालबा किया कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन रता भरत बनर्जी को बनाया जाए। और उस वक्त नाम सामने आया रता भरत बनर्जी का कि यही वो शख्स है जो बागियों को लीड कर रहा है और टीएमसी के 60 एमएलएज को इसने तोड़ लिया है। 60 एमएलएज 30 मई की मीटिंग में नहीं आए थे, लेकिन 5 जून को जो लेटर असेंबली के स्पीकर को सौंपा गया उसमें 58 एमएलएज का नाम था, उनका साइन था। और इन 58 एमएलएज ने मांग की, मुतालबा किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए रता भरत बनर्जी को, और स्पीकर ने फ़ौरन इस तजवीज़ को मंजूर भी कर लिया। रता भरत बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया। उसके बाद रता भरत बनर्जी और इनकी पूरी टीम ने ममता बनर्जी पर हमला करना शुरू कर दिया। अभिषेक बनर्जी पर हमला किया और कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी करप्शन को बढ़ावा देती रही है। अभिषेक बनर्जी पार्टी के हक के खिलाफ जाकर फैसला करते हैं, वो हम सब की बात नहीं सुनते रहे हैं, इसलिए हम सबको मजबूर होना पड़ा और हमने रता भरत बनर्जी को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिया है। हम टीएमसी को आगे लेकर जाएंगे, मजबूत बनाएंगे। अब ममता बनर्जी इसका हल ढूंढ रही थी, सोल्यूशन निकाल रही थी, कैसे बागी विधायकों को वापस लाना है और रता भरत बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन के ओहदा से हटाना है। उन्होंने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया और कोर्ट में पिटीशन दायर की इसके खिलाफ कि रता भरत बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाना गलत है और ये पार्टी के फैसले के खिलाफ है। इधर 8 जून को एक और खेला हो गया ममता बनर्जी के साथ। 8 जून को ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में तकरीबन इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े बड़े नेता मौजूद थे। सिर्फ 2 पार्टियों ने शिरकत नहीं की, एक आम आदमी पार्टी ने और दूसरी डीएमके ने। डीएमके को कांग्रेस ने तमिलनाडु में धोखा दिया और आम आदमी पार्टी ने क्यों शिरकत नहीं की, इसकी वजह भी सामने नहीं आई है। अगली वीडियो में तफसील में बताऊंगा इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बारे में, कैसी रही वो मीटिंग। अब ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में मौजूद थी और दूसरी तरफ दिल्ली में उनकी ही पार्टी की सांसद जिसका नाम काकोली घोष है, वो 20 एमपीज के साथ बीजेपी के भूपेंद्र यादव के साथ मीटिंग कर रही थी। उन्होंने वहां जाकर पूरा मंसूबा बनाया, प्लान बनाया कि कैसे ये सब एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं और ये अब ममता बनर्जी के साथ नहीं रहेंगे। इतना ही पर इक्तफा नहीं हुआ, बल्कि काकोली घोष ने 20 बागी एमपीज का एक समर्थन भरा लेटर सौंपा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को और कहा कि पार्लियामेंट में जो हमारी सीट है उसको अलग कर दिया जाए। अब हम ममता बनर्जी के साथ नहीं हैं, पार्लियामेंट में हम अब इंडिया अलायंस को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि एनडीए को सपोर्ट करेंगे। और ये जो 20 बागी एमपीज़ हैं ममता बनर्जी के, इसमें तमाम अहम नामों के साथ एक नाम यूसुफ पठान का भी है। यूसुफ पठान वेस्ट बंगाल के रहने वाले नहीं हैं बल्कि ये गुजरात के रहने वाले हैं, क्रिकेटर हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया। इसी साल पिछली मरतबा यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यूसुफ पठान को जीत मिली। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, पहले एमपी थे लोकसभा में, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, पिछली मरतबा उनको हारना पड़ा। अब यूसुफ पठान भी ममता बनर्जी के साथ नहीं है। जब से वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है, ममता बनर्जी की हार हुई है कहा जा रहा है, उसी वक्त से यूसुफ पठान टीएमसी के राब्ते में नहीं थे, बीजेपी के राब्ते में थे। कई मरतबा यूसुफ पठान ने बीजेपी की तारीफ भी की गुजरात में और अब यह साफ हो गया कि यूसुफ पठान भी बागी एमपीज़ की फहरिस्त में शामिल हैं।
और 20 एमपीज जिन्होंने ममता बनर्जी को लीडर मानने से इनकार कर दिया है, उसमें ये भी मौजूद हैं। एक तस्वीर भी सामने आई है, दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को शाये किया है। भूपेंद्र यादव जो वेस्ट बंगाल में बीजेपी के इंचार्ज हैं और कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके घर पर मीटिंग होती है टीएमसी के बागी सांसदों की, और वहीं इन लोगों ने फैसला कर लिया, 20 एमपीज की हिमायत का यकीन दिलाया कि हम सब अब एनडीए के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ नहीं हैं। उसके बाद ये तमाम बागी एमपीज पहुंचते हैं ओम बिरला साहब के यहाँ और उनको लेटर सौंपते हैं कि अब हम सब पार्लियामेंट में अलग रहना चाहते हैं, हम इंडिया को सपोर्ट करने वाले हैं, इंडिया अलायंस के साथ नहीं हैं। और इस पूरे ग्रुप को लीड किया इसी काकोली घोष ने। काकोली घोष ने एनआईए से बातचीत भी की है बाद में, और इन्होंने कहा कि मैं पिछले 40 सालों से ममता बनर्जी के साथ हूं और ऐसा नहीं है कि आज ममता बनर्जी पावर में नहीं है तो मैं उनके साथ नहीं हूं, बल्कि जब ममता बनर्जी पावर में नहीं थी उस वक्त भी मैं उनके साथ थी। आज ममता बनर्जी के अंदर गुरूर आ गया है, तकब्बुर आ गया है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पूरा फैसला करते हैं, वो करप्शन में मुलव्विस है, इसलिए अब हम लोग अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं रह सकते हैं। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर उन्होंने बताया है और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद, तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो, तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुभेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था, और तुम किस चीज का इल्जाम लगा रहे हो करप्शन का? अरे जिस आदमी को कैमरा पर देखा गया, नरेंद्र मोदी ने भाषण से बोला, क्या लाए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ लाओ, कुछ इधर रखा कुछ इधर रखा, ये नरेंद्र मोदी का है, मेरा नहीं है। उसको तुमने उधार का सिंदूर अपने मांग में बीजेपी और आरएसएस बना करके 5 लाख का ब्राइब लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ देखा गया। उस उधार के सिंदूर को तुमने आरएसएस और बीजेपी ने अपने मांग में सजा लिया। तुमने तो ऐसे उधार का सिंदूर अपनी मांग में उड़ीसा में, बंगाल में भी किया, असम में भी किया। तो तुम किसकी बात करते हो? तुम में जरा भी गैरत है, तुम में जरा भी मोरालिटी है, तुम्हारे में जरा भी प्रॉपराइटी है तो खड़े होकर के बोलना कि हम तृणमूल के नहीं है। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और जब वक्त ये ऐसा आया हुआ हो जब हमें हराया गया, हम हारे नहीं बंगाल में, हमें हराया गया, सब कोई मिलकर के हराया, केवल 32 लाख का अंतर था। उस 32 लाख में 27 तो एजुकेशन का था, ऊपर 6-7 लाख लोग को अलग से वोट में डाला गया। इसलिए यह ना समझे बीजेपी, जिस प्रकार से झूठे वादे किए थे कि अगले महीने से 3,000 रुपया देंगे, 12-12 कागज का फॉर्म दिया हुआ है। सो याद रखना, भागने वाले भगौड़ों, गद्दारों, वो डीए भी नहीं मिला, उसका 31 तारीख तक, दिसंबर तक डेट मांग लिया है। याद रखना कि 29 के अंदर साफ हो जाएगी बीजेपी, केंद्र में भी साफ होगी और बंगाल में भी साफ होगी। इसलिए आप लोगों के सामने बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया
कि किस प्रकार से अगर काकोली, डॉक्टर काकोली आज बैठी हुई, जिसको दीदी बनाया, वो शर्मिला सरकार जो एक डॉक्टर थी, सरकारी दफ्तर में पहली बार जीत कर आई, तुम्हारे साथ क्या भ्रष्टाचार हुआ? कौन थे तुम्हारे साथ क्या हुआ? पहली बार आए हुए लोग, ये मुंह और मसूर की दाल, तुम्हारे साथ क्या हुआ इतने सालों में? तुमको कहां से उठा के बनाया? और काकोली दासीदार 3 इलेक्शन हार गई थी, 5 इलेक्शन हारी थी, उसके बाद भी दीदी उसको देकर एमपी बनाया। तुमको सिर्फ एक चीफ विप से हटा दिया क्योंकि तुम पार्लियामेंट में नहीं आती थी। मैं वहां पर रहता था, कल्याण दा था, तो कम से कम विप के माध्यम से मालूम होता था कहां क्या कार्यक्रम होगा। तुम विप बना तो तुम आता ही नहीं था, फोन पर इंस्ट्रक्शन देता था। अरे कुछ तो गैरत रखो, वो चिट्ठी तो सामने लाओ जो स्पीकर को तुमने दिया है। और भूपेंद्र यादव के यहां तुम जाके चाय पी रहे हो और समोसा खा रहे हो, तो यह तो स्पष्ट है कि तुमको बीजेपी में जाना होगा। तुम अलग गुट में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि यह कानून में, संविधान में लिखा हुआ है। या तो यह बताओ तुम्हारा अध्यक्ष कौन है पार्टी का, क्या तुम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो, यह बताओ। ये सारी चीजें उनसे जानना चाहते हैं। तो इसलिए इन गद्दारों को जाना है जाए, लेकिन कभी तृणमूल का नाम मत लेना। हम लोग मां माटी मानुष यह संघर्ष के साथ अपना माथा फोड़वाकर, अपनी पसलियां तोड़वाकर, अपना बाल खिंचवाकर, मारकर उनको लाठी डंडा नाली में फेंक दिया उस ममता बनर्जी के, उसके संघर्ष से खड़ी हुई है तृणमूल। यह विरासत में नहीं मिली है पार्टी। और एक बार फिर जब शेरनी घायल होती है ना, तो ज्यादा खतरनाक होती है। देखना आगे आने वाले इस वक्त में क्या होने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ममता बनर्जी को आज एक और बड़ा झटका लगा, और झटका यह है कि टीएमसी के बड़े सीनियर रहनुमा थे, राज्यसभा के सीनियर एमपी थे, जिनका नाम है सुखेंदु शेखर। उन्होंने भी राज्यसभा से रिजाइन कर दिया है। अब इनकी तारीफ भी हो रही है कुछ हलकों में कि कम से कम इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने दूसरे नेताओं को अपने साथ नहीं मिलाया, बल्कि कम से कम इन्होंने इतना ज़रूर किया कि अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए अपने ओहदा से रिज़ाइन कर दिया है। और सुखेंदु शेखर का रिज़ाइन करना भी ममता बनर्जी के लिए बड़ा धचका है। भवानीपुर की सीट ममता बनर्जी पहले ही हार चुकी है। अब ममता बनर्जी के लिए बड़ा मुश्किल है राज्यसभा पहुंचना या विधानसभा पहुंचना। विधानसभा में भवानीपुर सीट से हारने की वजह से ममता बनर्जी असेंबली में नहीं पहुंच पाई, इसलिए उनके लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के चांस पहले ही कम थे। और अब 58 एमएलए ने बगावत करके किसी और को बना दिया। अब ममता बनर्जी के पास दूसरा ऑप्शन था राज्यसभा आने का या लोकसभा आने का। जब 58 एमएलए ने बगावत कर दी तो फिर राज्यसभा भी आने का इम्कान ख़त्म हो गया ममता बनर्जी के। अब एक ही ऑप्शन था कि अपने किसी एमपी को कहें कि वो रिज़ाइन करे, वहाँ उपचुनाव हो और फिर ममता बनर्जी चुनाव लड़े और वो जीत जाए। अब इसके लिए इंतखाब किया गया यूसुफ पठान का। यूसुफ पठान से टीएमसी ने राब्ता किया और कहा कि आप बहरामपुर लोकसभा सीट से रिज़ाइन कर दीजिए, वहाँ से दीदी चुनाव लड़ेगी। लेकिन यूसुफ पठान ने राब्ता ही ख़त्म कर दिया, टीएमसी को कोई जवाब ही नहीं दिया। और अब खबर आ चुकी है कि यूसुफ पठान भी बागी ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। तो ममता बनर्जी के पास न तो अब असेंबली पहुँचने का मौका रह पाया, न ही वो राज्यसभा पहुँच पाएंगी। और सबसे बड़ा मामला ये हो गया कि टीएमसी पर अब ममता बनर्जी का कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा। अगले दिनों में इसका भी फैसला हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल असेंबली में 74% एमएलएज अब ममता बनर्जी से अलग हो चुके हैं। इसी तरह साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को वेस्ट बंगाल में 28 सीटों पर जीत मिली थी, उनके 28 एमपीज़ थे। और अब जब 20 एमपीज़ ने बगावत कर दी है तो सिर्फ 8 एमपी ही अभी ममता बनर्जी के साथ हैं। तो यहाँ भी जो मेजॉरिटी है या जो 2/3 है वो ममता बनर्जी के खिलाफ है। और पिछले दिनों में ऐसा हुआ है शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ, कि जब शिवसेना के 2/3 एमएलएज उद्धव ठाकरे से अलग हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे लीडर एकनाथ शिंदे होंगे, उद्धव ठाकरे नहीं होंगे, तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया एकनाथ शिंदे के हक में। और अब जो पुरानी शिवसेना है उस पर उद्धव ठाकरे का कंट्रोल नहीं है। इसी तरह एनसीपी का मामला है, एनसीपी के फाउंडर है शरद पवार, लेकिन जब उनके भतीजे अजीत पवार अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने बगावत की थी, एनसीपी को तोड़ लिया था और जीते हुए एमएलएज और एमपीज़ को अपने साथ मिला लिया था। जब मामला कोर्ट पहुंचा था तो कोर्ट ने
पुरानी एनसीपी अजीत पवार के हक में दे दिया और शरद पवार को एक नया सिंबल दिया गया, उनको एक नई पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया। और जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी जिसका सिंबल था घड़ी छाप, वो अजीत पवार को दे दी गई। तो ये तारीख रही है। अब लग ये रहा है कि टीएमसी के साथ भी यही होगा। टीएमसी 28 सालों से मौजूद है और पिछले 28 सालों की तारीख में पहली मर्तबा ममता बनर्जी को इस तरह के क्राइसिस का, इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए आगे आगे होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।